फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के अंदर हमने आधुनिक काल को प्रारंभ किया और आधुनिक काल में भारतेंदु काल को पूरा पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग पढ़ेंगे और जो भी कैंडिडेट्स या जो भी स्टूडेंट यानी कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रहे हैं और साथ में नेट पीजीटी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी परीक्षार्थी, उनके लिए आज की क्लास भी बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास से आधुनिक काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज अपन द्विवेदी युग को प्रारंभ करेंगे। द्विवेदी युग का जो समय रहा वो 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक रहा। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक रहा था। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल कहा है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि द्विवेदी युग है, इसको यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के गरिमामयी व्यक्तित्व एवं हिंदी साहित्य जगत की दिशा और दशा बदलने के कारण इस युग को द्विवेदी युग कहा जाता है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का क्या नाम पड़ा था? द्विवेदी युग इसका नाम पड़ा था। तो द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 ईस्वी तक रहा। नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के गरिमामयी व्यक्तित्व एवं हिंदी साहित्य जगत की दिशा और दशा बदलने के कारण इस युग को द्विवेदी युग कहा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट अपन देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम के आधार पर इस युग को द्विवेदी युग कहा जाता है। आ गई वही बात कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग को क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कारण ही खड़ी बोली काव्य की प्रमुख भाषा बनी थी। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कारण ही खड़ी बोली काव्य की प्रमुख भाषा बनी थी। द्विवेदी युग में गद्य पद्य की जो भाषा रही थी वो खड़ी बोली रही थी। द्विवेदी युग में गद्य पद्य की जो भाषा रही थी वो खड़ी बोली रही थी। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे अपन बढ़ते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, अगला पॉइंट अपना आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का योगदान। क्या योगदान था हिंदी साहित्य के क्षेत्र में? हिंदी साहित्य में एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक और नियामक के रूप में थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक और नियामक के रूप में रहे हैं। अगला पॉइंट आता है भाषा परिष्कृत एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ वह सदैव स्मरणीय रहेगा। भाषा परिष्कार एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ वह सदैव क्या रहेगा? स्मरणीय रहेगा। शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को हिंदी काव्य की नई धारा कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्ल जी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को हिंदी काव्य की नई धारा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को क्या कहा है? हिंदी काव्य की नई धारा कहा है। अगला पॉइंट है द्विवेदी युग को सरस्वती काल के कवि भी कहा जाता है। द्विवेदी युग को सरस्वती काल के कवि भी कहा जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने द्विवेदी युग के काव्य को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने द्विवेदी युग के काव्य को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य कहा है। अब देखते हैं द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं थी द्विवेदी युग की? क्योंकि द्विवेदी युग से यानी कि लगभग 5 या 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो द्विवेदी युग को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। द्विवेदी युग की विशेषताएं। पहली विशेषता आती है राष्ट्रीयता की भावना द्विवेदी युग में देखने को मिलती है। यानी जैसे मैथिली शरण गुप्त थे, उनकी जो कविताएं हैं वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रेत हैं।
तो राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है, इतिवृत्तात्मकता यानी अभिधात्मकता, मोस्ट पौराणिक पात्र को लेकर इतिवृत्तात्मकता देखने को मिलती है काव्य में। अभिधात्मकता या इतिवृत्तात्मकता एक ही बात है, देखने को मिलती है, लेकिन मोस्ट यानी कि पौराणिक पात्रों को लेकर देखने को मिलती है। अगली विशेषता आती है नारी का सम्मान व गरिमामय रूप में वर्णन। अगली विशेषता है उपेक्षित नारी पात्रों की काव्य में प्रतिष्ठा, जैसे उर्मिला और यशोधरा। सातवीं विशेषता है हास्य व्यंग्य प्रधान रचनाएं। आठवीं विशेषता है अनुदित रचनाओं का दौर। और नौवीं विशेषता आती है गद्य पद्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। 10वीं विशेषता है नीति और आदर्श। 11वीं विशेषता है वर्ण विशेष क्षेत्र का विस्तार। फिर से देख लो इन विशेषताओं को। द्विवेदी युग की विशेषताएं, पहली विशेषता राष्ट्रीयता की भावना, दूसरी विशेषता सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, तीसरी मानवतावादी दृष्टिकोण, चौथी इतिवृत्तात्मकता या अभिधात्मकता, मोस्ट पौराणिक पात्र को लेकर, पांचवी विशेषता है नारी का सम्मान व गरिमामय रूप में वर्णन, छठी है उपेक्षित नारी पात्रों की काव्य में प्रतिष्ठा, जैसे उर्मिला या यशोधरा, सातवीं है हास्य व्यंग्य प्रधान रचनाएं, आठवीं है अनुदित रचनाओं का दौर, नौवीं विशेषता है गद्य पद्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, 10वीं है नीति और आदर्श, और 11वीं विशेषता है वर्ण विशेष क्षेत्र का विस्तार। 12वीं विशेषता आती है व्याकरण की शुद्धता पर जोर दिया गया द्विवेदी युग में। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि व्याकरण की शुद्धता पर जोर किस युग में दिया गया? द्विवेदी युग में। और छंद वैविध्य, ये द्विवेदी युग की प्रमुख क्या है? विशेषताएं हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये थी द्विवेदी युग की विशेषताएं। अब अपन सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी को परिष्कृत व परिमार्जित रूप दिया था, सरस्वती पत्रिका में दिया था। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी को परिष्कृत व परिमार्जित रूप दिया था सरस्वती पत्रिका में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 में रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु हुई थी 1938 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 रायबरेली उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1938 में हुई थी। मूल नाम क्या था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का? महावीर सहाय था। महावीर सहाय। भुजंग भूषण भट्टाचार्य छदम नाम से सरस्वती में रचनाएं लिखते थे। कौन? इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। भुजंग भूषण भट्टाचार्य छदम नाम से सरस्वती में रचनाएं लिखते थे। कौन? भुजंग भूषण भट्टाचार्य छदम नाम से सरस्वती में रचनाएं लिखते थे। अगला पॉइंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पहली कविता हे कविते नाम से 1900 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका में छपी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पहली कविता हे कविते नाम से 1900 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका में छपी थी। कुछ विद्यार्थी यानी कि जो बीच बीच में मैं वो बुक्स के नोट्स हैं तो वो यानी कि वो और ये एक ही हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती, इसलिए वो जो नोट्स हैं वो प्रिंटेड है तो मैं उसको यानी कि आपको पढ़ा देता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप इनसे पढ़ना चाहते हो तो एक ही चीज़ है, इसमें देख लो या उसमें, एक ही है। और क्रम वाइज अपन पढ़ रहे हैं। आगे अपन देखते हैं तो द्विवेदी जी यानी कि द्विवेदी सरलता, सादगी, असलियत व जोश के कवि माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरलता, सादगी, असलियत व जोश कवि माने जाते हैं। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु माने जाते हैं। कौन?
महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त के साहित्य गुरु माने जाते हैं। अगला पॉइंट आता है, आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को निबंधों की बातों का संग्रह कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को निबंधों की बातों का संग्रह कहा है। अब अपन देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो अपन देखते हैं। तो सर्वप्रथम अपन रचनाओं की बात करें तो कान्य कुब्ज जो रचना है वो तद्भव कन्नौज भाषा में, यानी कि जो कान्य कुब्ज रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचनाएं हैं वो अपन देखते हैं। पहली रचना आती है कान्य कुब्ज, दूसरी है काव्य मंजूषा, तीसरी है अबला विलाप, चौथी है सुमन और पांचवी है देवी स्तुति शतक। ये प्रमुख रचनाएं हैं द्विवेदी जी की। कौन कौन सी? कान्य कुब्ज, काव्य मंजूषा, अबला विलाप, सुमन, देवी स्तुति शतक। फिर से देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं कान्य कुब्ज है, काव्य मंजूषा, अबला विलाप, सुमन, देवी स्तुति शतक। ये प्रमुख रचनाएं किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। कौन कौन सी? कान्य कुब्ज जो कि तद्भव और कन्नौज शब्दों का इसमें मिश्रण है, काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज, काव्य मंजूषा, अबला विलाप, सुमन और देवी स्तुति शतक। निबंधों की बात करें तो द्विवेदी जी के निबंध ज्ञान के संचित कोश माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध ज्ञान के संचित कोश माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं। पहला निबंध कौन सा है? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं। दूसरा रसज्ञ रंजन, तीसरा साहित्य संदर्भ, संपत्ति शास्त्र जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है, अद्भुत आलाप और साहित्य सिक्कर या पसीना। ये प्रमुख निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध ज्ञान के संचित कोश माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, रसज्ञ रंजन, साहित्य संदर्भ, संपत्ति शास्त्र जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है, अद्भुत आलाप और साहित्य सिक्कर पसीना। ये प्रमुख निबंध हैं। आगे अपन देखें, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन निबंध का प्रारंभिक प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य नाम से हुआ, जिसके बाद में महिला मोद नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध था वह जिसका प्रारंभिक प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य नाम से प्रकाशित हुआ, उसके बाद में महिला मोद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर ने स्त्री उपेक्षिताएं नाम से लेख लिखा था। बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर ने स्त्री उपेक्षिताएं नाम से लेख लिखा, जिससे प्रभावित होकर द्विवेदी जी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से कवियों की उर्मिला विषेक उदासीनता लेख लिखा। यह लेख 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। फिर से देखो इस पॉइंट को, बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर ने स्त्री उपेक्षिताएं नाम से लेख लिखा, जिससे प्रभावित होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से कवियों की उर्मिला विषेक उदासीनता लेख लिखा। यह लेख 1908 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ।
अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिंटी से आथी तक, रज से लेकर ग्रह तक सभी बिंदुओं पर रचना की जा सकती है, कवि कर्तव्य निबंध में ली गई है। ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। चिंटी से हाथी तक, रज से लेकर ग्रह तक सभी बिंदुओं पर रचना की जा सकती है, कवि कर्तव्य निबंध से ली गई है ये पंक्ति। और ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अब अपन पढ़ेंगे सरस्वती पत्रिका। प्रमुख पत्रिका जो रही है सरस्वती पत्रिका, तो सरस्वती पत्रिका को अपन पढ़ेंगे बहुत ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक पक्का आता है। सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका ये मासिक पत्रिका थी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि सरस्वती पत्रिका जो थी वो मासिक पत्रिका थी। सरस्वती पत्रिका की स्थापना 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग इलाहाबाद से हुई थी। सरस्वती पत्रिका मासिक पत्रिका है जिसकी स्थापना 1900 में इंडियन प्रेस प्रयाग इलाहाबाद से हुई थी। इसका प्रकाशक कौन थे? चिंतामणि घोष थे। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक प्रारंभिक कौन थे? चिंतामणि घोष थे। प्रारंभिक संपादक यदि पूछा जाए तो बाबू श्याम सुंदर दास थे, जो 1900 से लेकर 1903 तक रहे थे। सरस्वती पत्रिका मासिक पत्रिका है, स्थापना 1900 में, यानी 1900 में इसको प्रकाशित किया गया इंडियन प्रेस प्रयाग इलाहाबाद से। प्रकाशक का नाम चिंतामणि घोष था और प्रारंभिक इसके संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, जो 1900 से लेकर 1903 तक इसके संपादक रहे थे। 1903 के बाद में 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक बने। यानी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने, इसके संपादक बने, जो 1920 ईस्वी तक इसके संपादक रहे तथा खड़ी बोली को परिष्कृत रूप दिया था। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। 1920 ईस्वी के बाद पद्मलाल पूनालाल बख्शी इसके संपादक बने। ये भी पूछा गया है कि 1920 ईस्वी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने थे? तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी, पद्मलाल पूनालाल बख्शी इसके संपादक बने थे। आगे अपन पढ़ते हैं, सरस्वती संपादक मंडल बनाया गया जिसमें 5 सदस्य थे। सरस्वती संपादक मंडल बनाया गया जिसमें कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। 5 सदस्य कौन कौन से? जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू श्याम सुंदर दास, तीसरे सदस्य राधा कृष्ण दास, चौथे किशोरी लाल गोस्वामी और पांचवें कार्तिक प्रसाद खत्री। ये 5 सदस्य थे। कौन कौन से? जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी और कार्तिक प्रसाद खत्री। ये प्रमुख सदस्य थे किसके? सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी। इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास महाकाव्य में संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। अब दूसरे कवि के रूप में अपन पढ़ेंगे हरिऔध सिंह उपाध्याय, जिनका यानी कि हरिऔध के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हरिऔध को कवि सम्राट कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट भी कहा जाता है। प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास लिखा। सर्वप्रथम इनका जो यानी कि महाकाव्य जो था वो प्रबंध काव्य था प्रिय प्रवास। 1914 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, यानी हिंदी में प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, जो 1914 में हरिऔध द्वारा लिखा गया था। प्रिय प्रवास, इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा है। प्रिय प्रवास में कृष्ण जी के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा है। इसमें प्रिय प्रवास में सर्ग 17 हैं और द्रुत विलंबित यानी द्रुत विलंबित छंद में लिखा हुआ है। कौन सा? प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य। प्रिय प्रवास में जितना सुंदर वियोग श्रृंगार है उतना ही सुंदर वियोग वात्सल्य का भी वर्णन किया गया है।
प्रिय प्रवास में जितना सुंदर वियोग श्रृंगार है, उतना ही सुंदर वियोग वात्सल्य भी देखने को मिलता है। प्रिय प्रवास भ्रमर गीत पद्धति पर आधारित है। संध्या के समय से शुरू होता है। प्रिय प्रवास भ्रमर गीत पद्धति पर आधारित है, जो संध्या के समय से शुरू होता है। प्रारंभ यानी कि इसका प्रिय प्रवास का जो प्रारंभ है वो प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण और दिवस का अवसान समीप था। यानी कि प्रिय प्रवास में प्रारंभ में प्रकृति का आलंबन रूप से चित्रण किया गया है, जिसमें दिवस का अवसान समीप था। आगे अपन पढ़ें तो प्रिय प्रवास का प्रारंभिक नाम ब्रंजांगना विलाप था। प्रिय प्रवास का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था। इस रचना को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। प्रिय प्रवास जो हरिओद का महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य, जिसको मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिल चुका है। दूसरी रचना है वैदेही वनवास। हरिओद की दूसरी रचना कौन सी है? वैदेही वनवास। वैदेही वनवास खंड काव्य है, 18 सर्गों में लिखा गया है। राम और सीता के निर्वासन की कथा है। वैदेही वनवास खंड काव्य है हरिओद का, 18 सर्गों में लिखा गया है और राम और सीता के निर्वासन की इसमें कथा है। अगली इनकी जो रचना आती है वो है परिजात। यानी कि हरिओद की तीसरी रचना कौन सी है? परिजात, जिसमें 15 सर्ग हैं। इसमें आध्यात्मिकता एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। परिजात रचना किसकी है? हरिओद उपाध्याय की है, जिसमें टोटल 15 सर्ग हैं। इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। अब नोट लगा करके मैंने लिखा है, ये आप देख लेना क्या है। नोट: डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास हरिओद को कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा है? हरिओद को कहा है, प्रिय प्रवास रचना के आधार पर। यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, वो हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहते हैं और प्रिय प्रवास रचना के आधार पर इनको आधुनिक काल का सूरदास कहा है। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। आगे अपन पढ़ते हैं तो हरिओद की प्रमुख अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी अपन देख लेते हैं। हरिओद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? हरिओद जी की प्रमुख रचनाएं चूबते चोबते, चोखे चोपते, चूबते चोबते, चोखे चोबते। ये व्यंग्य रचना है जिसमें मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी कि हरिओद की प्रमुख व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? चूबते चोबते, चोखे चौपते। ये प्रमुख व्यंग्य रचना है जिसमें मुहावरेदार शैली में इनको लिखा गया है। अगली रचना है वैदेही वनवास, ये खंड काव्य है। अगली है रस कलश, जो लक्षण ग्रंथ है, ब्रज भाषा की रचना है। रस कलश किसकी रचना है? हरिओद की। ये लक्षण ग्रंथ है और ब्रज भाषा की रचना है। फिर अगली रचना आती है पदे परसून, पदे परसून। फिर फूल पत्ते, काव्य कल्पलता और ग्राम गीत, ये प्रमुख रचनाएं हैं हरिओद की। कौन कौन सी? चूबते चौपते, चोखे चौबदे, ये व्यंग्य रचना है, मुहावरेदार शैली में लिखी गई हैं। वैदेही वनवास खंड काव्य। रस कलश लक्षण ग्रंथ है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। पदे परसून, फूल पत्ते, कल्पलता और ग्राम गीत, ये प्रमुख हरिओद जी की रचनाएं हैं। हरिओद की प्रमुख पंक्ति जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, हरिओद की प्रमुख पंक्ति क्या है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये हरिओद की प्रमुख पंक्ति है। हरिओद जी की प्रमुख पंक्ति कौन सी है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये हरिओद की प्रमुख पंक्ति है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। हरिओद के उपन्यास, उपन्यास कौन कौन से हैं?
ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, ये प्रमुख उपन्यास हैं किसके? हरियोध के उपन्यास। कौन से? ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। नोट लगा करके फिर से लिखा है, हरियोध ने महादेवी वर्षा के प्रथम काल संग्रह, हरियोध ने महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा के प्रथम काल संग्रह निहार 1930 ईस्वी की भूमिका लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपाध्याय यानी कि हरियोध उपाध्याय ने महादेवी वर्मा के प्रथम काल संग्रह निहार, जो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है, निहार 1930 में लिखी गई। इसकी भूमिका किसने लिखी थी? हरियोध ने लिखी थी। अगले साहित्यकार आते हैं मैथिली शरण गुप्त। अगले साहित्यकार कौन से आते हैं? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से 3 या 4% जरूर पूछे जाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साहित्यकार के रूप में है। मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। जन्म 1886 में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1964 में हुई थी। उपनाम क्या क्या है मैथिली शरण गुप्त के? रसिकेंद्र, रसिक बिहारी, ऋषिकेश, मधुप, स्वदेश भारतीय, ये प्रमुख नाम है मैथिली शरण गुप्त के। कौन कौन से? रसिकेंद्र, रसिक बिहारी, ऋषिकेश, मधुप, स्वदेश भारतीय, ये प्रमुख नाम है, उपनाम है मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं वेश्योपकारक पत्रिका कलकत्ता में प्रकाशित होती थी। यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त की जो प्रारंभिक जो रचनाएं हैं वो वेश्योपकारक पत्रिका जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, यानी कि इस वेश्योपकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थी और वेश्योपकारक पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। गुप्त जी को वैष्णव भावना का कवि माना जाता है, यानी मैथिली शरण गुप्त को वैष्णव भावना का कवि माना जाता है। आगे अपन देखें तो गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि का दर्जा दिया। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है उनकी रचना भारत भारती के आधार पर। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया महात्मा गांधी द्वारा, किस रचना के आधार पर? यानी कि 1912 ईस्वी में लिखी गई रचना भारत भारती रचना के आधार पर। गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। गुप्त जी ने उपेक्षित नारी पात्रों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। मैथिली शरण गुप्त ने उपेक्षित नारी पात्रों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया था। एक तरफ रचना है नारी पात्र और यानी कि पत्नी किसकी थी, तो साकेत जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की उसमें नारी पात्र उर्मिला है जो लक्ष्मण की पत्नी है। यशोधरा दूसरी रचना यशोधरा, जिसमें यशोधरा नारी पात्र के रूप में है और बुद्ध की ये पत्नी है, महात्मा बुद्ध की पत्नी है। तीसरी रचना है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया में विष्णुप्रिया तो नारी पात्र के रूप में भूमिका निभा रही है और चैतन्य महाप्रभु की ये पत्नी थी। कौन? विष्णुप्रिया। फिर से देखो रचना साकेत, नारी पात्र इसमें उर्मिला है जो लक्ष्मण की पत्नी है। दूसरी रचना यशोधरा जिसमें नारी पात्र यशोधरा है जो बुद्ध महात्मा बुद्ध की पत्नी है। तीसरी रचना विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया इसमें नारी पात्र है और चैतन्य महाप्रभु की ये पत्नी है। खड़ी बोली की प्रथम रचना मैथिली शरण गुप्त की हेमंत है।
जो 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। खड़ी बोली की प्रथम रचना मैथिली शरण गुप्त की कौन सी है? हेमंत, जो 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, महावीर का जो न मिला होता प्रसाद। ये महावीर हनुमान द्विवेदी जी यानी कि महावीर प्रसाद की प्रमुख रचना है कि करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, महावीर का जो न मिला प्रसाद। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं। आगे अपन देखें तो गुप्त जी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की मानते हैं। यानी मैथिली शरण गुप्त हैं, वो मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की मानते हैं। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये पंक्तियां किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। कौन सी? करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। गुप्त जी ने कार्ल मार्क्स की पुत्री जेनी पर जेनी नाम से कविता लिखी थी। मैथिली शरण गुप्त ने कार्ल मार्क्स की जो पुत्री थी जेनी, तो इस जेनी पर जयनी नाम से कविता लिखी थी। मनोरंजन ही न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किसका कथन है? मैथिली शरण गुप्त का कथन है कि मनोरंजन ही न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कि मनोरंजन ही न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किसका कथन है? मैथिली शरण गुप्त का कथन है। आगे अपन देखते हैं, अगला पॉइंट आता है अगला पॉइंट है हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। कौन सी? हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी। किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। द्विवेदी काल के सबसे बड़े पुनरुत्थानवादी कवि मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। इसका प्रमाण भारत भारती रचना है। द्विवेदी काल के सबसे बड़े पुनरुत्थानवादी कवि मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। इसका प्रमाण भारत भारती इनकी रचना है। द्विवेदी जी जन जागरण चेतना के सबसे बड़े कवि हैं। यानी कि द्विवेदी जी हैं, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो जन जागरण चेतना के सबसे बड़े कवि हैं। आधुनिक युग का बेतालिक गुप्त जी को कहा जाता है। आधुनिक युग का बेतालिक किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। जन जागरण का वेतालिक दिनकर को कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, नोट लगाकर लिखा गया है कि जन जागरण का वेतालिक किसे कहा जाता है। जन जागरण का वेतालिक पूछा जाए तो दिनकर को राम सिंह दिनकर को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं देखो। रंग में भंग 1909 में लिखी गई। रंग में भंग 1909 में लिखी गई। भारत भारती रचना, इसको आप याद रखेंगे, 1912 में इसको लिखा गया और 1912 में अंग्रेजों द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया। रंग में भंग पहली रचना 1909 में लिखी गई, फिर भारत भारती 1912 में लिखी गई, जिसको अंग्रेजों द्वारा नष्ट कर दिया गया। किसान 1917 में लिखी गई रचना है और यशोधरा 1932 ईस्वी में लिखी गई रचना है। विष्णु प्रिया 1957 में लिखी थी। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं रंग में भंग 1909 में, भारत भारती 1912 में जिसको अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था, किसान रचना 1917 में लिखी गई, यशोधरा 1932 में और विष्णु प्रिया 1957 में लिखी गई थी।
अन्य खंड काव्य अपन देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य। जयद्रथ वध 1910 में लिखा गया, यानी कि मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य कौन कौन से हैं? जयद्रथ वध 1910 में लिखा गया, पंचवटी, झंकार और द्वापर, ये खंड काव्य हैं किसके? मैथिली शरण गुप्त के। कौन कौन से? जयद्रथ वध 1910 में लिखा गया, पंचवटी, झंकार और द्वापर, ये प्रमुख 4 खंड काव्य हैं मैथिली शरण गुप्त के। जयद्रथ वध 1910 में, पंचवटी, झंकार और द्वापर। नोट: मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य सांकेत लिखा और जय भारत 1952 में लिखा था। मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य सांकेत और जय भारत, ये 2 महाकाव्य हैं। जय भारत 1952 में लिखा गया है। सांकेत का अर्थ क्या है? सांकेत का अर्थ होता है अयोध्या। सांकेत का अर्थ है अयोध्या। 1931 में लिखा गया। सांकेत खड़ी बोली का राम भक्ति काव्य है जिसमें कुल सरग कितने हैं? यहां लिख लेना, 12 सरग है। कुल सरग कितने हैं? 12 सरग है। सांकेत में कुल सरग पूछे जाएं तो 12 सरग हैं। कितने सरग हैं? 12 सरग हैं सांकेत में। सांकेत का अर्थ होता है अयोध्या। 1931 में लिखा गया। सांकेत खड़ी बोली का राम भक्ति काव्य है जिसमें कुल कितने सरग हैं? 12 सरग हैं। सांकेत महाकाव्य के नायक। सांकेत महाकाव्य में नायक राम है। सांकेत महाकाव्य में नायक कौन है? राम है। उपेक्षित नारी उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है उसका वर्णन किया गया है सांकेत महाकाव्य में, यानी कि उपेक्षित नारी उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है उसका वर्णन है। ये 9वें सर्ग में मार्मिक और उर्मिला का विरह है। उपेक्षित नारी यानी कि उर्मिला, सांकेत की उपेक्षित नारी यानी महिला पात्र उर्मिला है जो लक्ष्मण की पत्नी है जिसका वर्णन है, और 9वें सर्ग में मार्मिक व उर्मिला का विरह का वर्णन है। 9वां सर्ग उर्मिला विरह से संबंधित है। इसमें पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है। सांकेत में जो 9वां सर्ग है उसमें उर्मिला विरह से संबंधित है। इसमें पूर्व दीप्ति शैली और फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है। गुप्त ने सांकेत की रचना सरस्वती के एक लेख राम भक्त कवियों द्वारा उर्मिला की उपेक्षा से प्रभावित होकर की थी। मैथिली शरण गुप्त ने सांकेत की रचना सरस्वती के एक लेख राम भक्त कवियों द्वारा उर्मिला की उपेक्षा से प्रभावित होकर की थी। सांकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने रामचरितमानस के बाद दूसरी बड़ी राम भक्ति की रचना माना है। सांकेत जो महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का, इसको डॉक्टर नगेंद्र ने रामचरितमानस के बाद दूसरी बड़ी राम भक्ति रचना माना है। सांकेत को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। सांकेत रचना जो मैथिली शरण गुप्त की है इसको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। नोट: सांकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य कहा था किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। सांकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। 1916 में मैथिली शरण गुप्त को कराची अधिवेशन में साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई थी। 1916 में मैथिली शरण गुप्त को कराची अधिवेशन में साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई थी। नोट: गुप्त जी ने 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्य लिखे। मैथिली शरण गुप्त ने 19 तो लिखे खंड काव्य और 2 महाकाव्य लिखे थे। अगला आता है यशोधरा। यशोधरा जो महाकाव्य लिखा गया 1932 में, इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या अपनी पथ बाधा ही पाते। ये यशोधरा जो महाकाव्य लिखा गया है उसकी पंक्तियां हैं। यशोधरा जो रचना है गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की 1932 में लिखी गई। बुद्ध की पत्नी का इसमें वर्णन है। जो यशोधरा है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या अपनी पथ बाधा ही पाते, यशोधरा की ये पंक्तियां हैं, यानी कि यशोधरा काव्य की प्रमुख पंक्तियां हैं।
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, ये भी यशोधरा महाकाव्य की पंक्तियां हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, यशोधरा महाकाव्य की पंक्तियां हैं। नोट, मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी काल में हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी काल में हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। गुप्त जी के नाटक, मैथिली शरण गुप्त के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग। अनग यानी पाप रहित, अन प्लस अग हो जाएगा, पाप रहित। तो मैथिली शरण गुप्त के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग, ये प्रमुख नाटक हैं। अगले साहित्यकार के रूप में आते हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी हैं। श्रीधर पाठक अगले साहित्यकार के रूप में उभर करके आते हैं और ये स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कहलाते हैं। कौन? श्रीधर पाठक। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। कौन? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के ज्ञाता थे। श्रीधर पाठक हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के ज्ञाता थे। श्रीधर पाठक ने ब्रज और संस्कृत दोनों भाषाओं में रचना की थी। किसने? श्रीधर पाठक ने ब्रज और संस्कृत दोनों भाषाओं में रचना की। श्रीधर पाठक ने आधुनिक युग में खड़ी बोली की प्रथम कविता गुणवत हेमंत लिखी थी। श्रीधर पाठक ने आधुनिक युग में खड़ी बोली की प्रथम कविता गुणवत हेमंत लिखी थी। अन्य रचनाएं देखो श्रीधर पाठक की, भारतोत्थान, भारत उत्थान, भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, भारत गीत, वनाष्टक और कश्मीर सुषमा, ये प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? श्रीधर पाठक की। कौन कौन सी? हेमंत गुणवत, भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, भारत गीत, वनाष्टक और कश्मीर सुषमा, ये प्रमुख रचनाएं हैं श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक एक कुशल अनुवादक थे। इन्होंने गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का अनुवाद किया था। श्रीधर पाठक एक कुशल अनुवादक थे जिन्होंने गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का अनुवाद किया था। गोल्ड स्मिथ की प्रमुख रचनाएं और उनका अनुवाद करने वाले कौन थे? श्रीधर पाठक। गोल्ड स्मिथ की पहली रचना जिसका अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में, वो है द ट्रेवलर। इसका अनुवाद हिंदी में किया खड़ी बोली में एक श्रांत पथिक के नाम से। द ट्रेवलर गोल्ड स्मिथ की रचना है द ट्रेवलर। इसका अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने एक श्रांत पथिक के नाम से खड़ी बोली में किया था। दूसरी रचना है गोल्ड स्मिथ की दूसरी रचना है द डेजर्टेड विलेज। इसका हिंदी अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने उज्जड़ गांव नाम से ब्रज भाषा में किया। तीसरी रचना है हरमिट का यानी कि अनुवाद किया था खड़ी बोली में एकांतवासी योगी के नाम से। श्रीधर पाठक ने इसका हिंदी में अनुवाद किया खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए। पहली रचना कौन सी थी? द ट्रेवलर, जिसका हिंदी अनुवाद एक श्रांत पथिक के नाम से खड़ी बोली में किया। दूसरी द डेजर्टेड विलेज, इसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया उज्जड़ गांव नाम से। हरमिट तीसरी रचना थी गोल्ड स्मिथ की, तो इसका हिंदी अनुवाद किया एकांतवासी योगी के नाम से, खड़ी बोली में इसका हिंदी अनुवाद किया। नोट नगेंद्र के अनुसार श्रीधर पाठक आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम समर्थ कवि माने जाते हैं। नोट, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार श्रीधर पाठक आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के पहले समर्थ कवि माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने श्रीधर पाठक की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आचार्य शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने श्रीधर पाठक की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। श्रीधर पाठक की परिष्कृत भाषा
एवं अभिव्यंजना शैली से प्रसन्न होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1899 ईस्वी में श्रीधर सप्तक लिखकर इसकी स्तुति की थी। श्रीधर पाठक की परिष्कृत भाषा और अभिव्यंजना शैली से प्रसन्न होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1899 ईस्वी में श्रीधर सप्तक लिखकर इसकी स्तुति की थी। अगले कवि आते हैं रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रवर्तक हैं। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1881 में हुआ, मृत्यु 1962 में हुई थी। स्वच्छंदतावाद के पहले कवि श्रीधर पाठक हैं। स्वच्छंदतावाद के दूसरे कवि रामनरेश त्रिपाठी हैं। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1881 में हुआ, मृत्यु 1962 में हुई थी। रामनरेश त्रिपाठी के खंडकाव्य कौन कौन से हैं? मिलन, पथिक और सौपन। मिलन, पथिक और सौपन, ये रामनरेश त्रिपाठी के 3 खंडकाव्य हैं। मिलन, पथिक और सौपन। मानसी इनकी फुटकल रचनाओं का संग्रह है। रामनरेश त्रिपाठी की जो रचना मानसी है वो इनकी फुटकल रचनाओं का संग्रह है। वानर रामनरेश त्रिपाठी ने वानर नामक पत्रिका का संपादन किया था। किसने? रामनरेश त्रिपाठी ने। रामनरेश त्रिपाठी ने वानर नामक पत्रिका का संपादन किया था। बाल साहित्य के जनक कहलाते हैं कौन? रामनरेश त्रिपाठी। आगे अपन देखें तो रामनरेश त्रिपाठी ने अनेक भाषा की कविताओं का संकलन कविता कौमुदी के नाम से 8 भागों में किया। रामनरेश त्रिपाठी ने अनेक भाषा की कविताओं का संकलन कविता कौमुदी नाम से 8 भागों में किया था। इसके प्रथम भाग ग्राम गीत में लोकगीतों का संग्रह है। इसके प्रथम भाग ग्राम गीत में लोकगीतों का क्या है? संग्रह है। किसमें? कविता कौमुदी में। संक्रमण रोग से ग्रस्त होने पर रामनरेश त्रिपाठी जयपुर रियासत के सीकर ठिकाने के फतेहपुर गांव में सेठ राम वल्लभ नेवारिया के यहाँ रहने लगे तथा यहीं रहकर हे प्रभो आनंद दाता की रचना की थी। किसने? रामनरेश त्रिपाठी ने। यानी कि जब ये संक्रमण रोग से ग्रस्त हो गए थे तब रामनरेश त्रिपाठी जयपुर रियासत के सीकर ठिकाने के फतेहपुर गांव में सेठ राम वल्लभ नेवारिया के यहाँ रहने लगे तथा यहीं रहकर हे प्रभु आनंद दाता की रचना की थी। किसने? रामनरेश त्रिपाठी ने। रामनरेश त्रिपाठी के प्रमुख नाटक कौन से हैं? सुभद्रा और जयंत। सुभद्रा और जयंत रामनरेश त्रिपाठी के प्रमुख नाटक हैं। सुभद्रा और जयंत। नोट: रामनरेश त्रिपाठी ने राम की शक्ति पूजा को बिच्छू उतारने का मंत्र कहा है। रामनरेश त्रिपाठी ने राम की शक्ति पूजा को बिच्छू उतारने का मंत्र कहा है। अगले साहित्यकार अपन अगले वीडियो में लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब भी जरूर किया करो, लाइक भी किया करो और कमेंट में भी बताओ कि आगे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना।